Good morning, students. Welcome to the class. I am Rajni, science teacher in DAV Police Public School, Kethal. So, students, today our topic is friction. तो बच्चों, when you roll the ball on the floor, जब आप किसी फ्लोर पे बॉल को रोल करते हो, then it stop after some time. वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है. And you can move faster and faster with a skateboard or skates. And when you are riding a bicycle, after attaining a good speed, when you stop pedaling, the cycle gradually moves and slow down. So why these all things happen? These all things are happen due to friction. So what is this friction? Friction is actually a force. Yes, friction is actually a force. A force which oppose the relative motion between two objects which are in contact with each other. कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स होता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Friction, the force oppose any relative motion between two objects that are in contact with each other. This force is called frictional force. Or this frictional force, whenever an object moves or tend to moves over the surface of another object, there is a force acting between the two surfaces. That force is called frictional force. Frictional force is a contact force which is produced due to the contact between the two object. जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये बॉक्स है एक सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. आप चीज़ को एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हो, बट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. वो हमेशा कहेगा मैंने इस डायरेक्शन में जाना है. जब भी आप किसी चीज़ को मूव करने की कोशिश करते हो, जैसे कि आप टेबल को मूव करने की कोशिश करते हो, तो टेबल जो है वो मूव तो करती है मगर आफ्टर अप्लाइंग अ लॉट ऑफ फोर्स, क्योंकि टेबल को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स मूव कर रहा होता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ऑलवेज अपोजिट और टेंड्स टू अपोज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. वो हमेशा जो है मोशन के कॉन्टैक्ट, जो आपका मोशन है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा. एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्ट अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन. टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता है ये. जैसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा. तो एज यू आर सीइंग हियर द एक्टिविटी 1, तो ये नॉर्मली आप लोग घर पे भी करते हो ऐसे टॉय कार्स के साथ खेलते खेलते. तो इन्होंने इसमें क्या किया है, फ्रिक्शनल फोर्स को चेक करने के लिए अलग अलग सरफेस का यूज़ किया है. जैसे एक इन्होंने कहीं पर वुडन ट्रे ले ली, प्लास्टिक ट्रे ले ली, मेटल ट्रे ले ली, या एक शीट ऑफ वैक्स पेपर ले लिया. तो अलग अलग ट्रेस के ऊपर इन्होंने टॉय कार जो है वो उन्होंने स्लाइड करी है. और जब हम टॉय कार को स्लाइड कर रहे हैं वुडन ट्रे पे, प्लास्टिक ट्रे पे या मेटल ट्रे पे, तो उन्होंने उसको जो टाइमिंग है कि टॉय कार्स जो हैं वो कितनी देर में नीचे आ रही हैं, वो टाइमिंग जो है वो नोट किया है. वो टाइमिंग जो है वो अलग अलग होगा. क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अलग होगा. हर एक ऑब्जेक्ट का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उससे अलग होगा. अब हर एक ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शनल फोर्स क्यों अलग होगा? दिस इज़ बिकॉज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज़ बिकॉज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है रफनेस ऑफ द सरफेस. रफनेस ऑफ द सरफेस. सरफेस की रफनेस जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का कारण है.
मतलब जितना ऑब्जेक्ट जो है रफ होगा उतना ही उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे कि बच्चों आपने सिंपल सी एक बात देखी है, जो आपके स्कूटर के टायर्स होते हैं या बाइसिकल के टायर्स होते हैं या कार्स के टायर होते हैं, उनके बीच में कट बने होते हैं रफ़ बनाने के लिए। उनको स्मूथ नहीं होते वो कभी भी, वो हमेशा थोड़े से उनको बीच में टायर्स के बीच में कट डाला हुआ होता है। वो कट क्यों डाला हुआ होता है? वो कट इसलिए डाले होते हैं ताकि जो टायर्स हैं वो रफ बन सके। अगर टायर स्मूथ हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर टायर स्मूथ हो जाएंगे तो टायर की जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स क्योंकि जो फ्रिक्शनल है, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है रफनेस ऑफ द सरफेस पे। तो अगर टायर स्मूथ हो जाएंगे तो इट मीन्स उसका फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसकी रफनेस ख़त्म हो जाएगी तो उसका फ्रिक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर उसका फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे कि रेनी सीज़न में कहीं पे पानी पड़ा होता है, तो जब भी कहीं पे पानी वगैरह पड़ा होता है तो उसकी जो रफनेस है सरफेस की वो कम हो जाती है। तो हमारी अगर टायर्स भी स्मूथ हो गए तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, तो टायर जो है वो फिसल जाएगा रोड के ऊपर। अब वो टायर फिसल क्यों जाएगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है। फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो मोशन है उसको अपोज करता है। तो यानी कि जो आपकी ब्रेक्स वगैरह लगती हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लगती हैं, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है, यानी कि अपोजिशन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर मूव करेगा मतलब स्लाइड हो जाएगा उसके ऊपर से। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सरफेस की रफनेस जो है वो दिखाई हुई है। ये देखो, एक तरफ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो जो रफनेस है वो सरफेस की वो हर एक ऑब्जेक्ट में होती तो है, मगर कहीं कहीं किसी ऑब्जेक्ट में देखो, इवन द सरफेस आर अपीयर टू बी स्मूथ लगते हैं विद द अनएडेड आइज आर सीन टू हैव द लार्ज मैन्यूट इरेगुलरिटीज़। जो सरफेस हैं वो कई बारी हमारे देखने पे हमें स्मूथ लगते हैं, मगर उनके अंदर भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बम्प्स और डिप्रेशन। ये बने हुए हैं ना, यहाँ पे डिप्रेशन बना हुआ है और बम्प्स बने हुए हैं। तो उनमें भी बम्प्स और जो डिप्रेशन है यानी कि अप एंड डाउन जो है वैली अनइवन सरफेस के अंदर बनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माउंटेन एंड वैली। तो यही जो है उनके फ्रिक्शन का, कॉज ऑफ फ्रिक्शन का कारण है, क्योंकि जो रफनेस है वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाती है। जो ये वैलीज़ हैं, अप एंड डाउन्स हैं, ये सरफेस के एक दूसरे के अंदर बिल्कुल इंटरलॉक हो जाते हैं। जैसे कि टीथ, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ, देखो, इंटरलॉकिंग ऑफ टीथ ऑफ सॉ। जैसे कि टीथ जो है वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती हैं, तो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स टू अनलॉक दिस इंटरलॉकिंग। हमें उसको इंटरलॉकिंग को खोलने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की जो सरफेस की अप एंड डाउन्स हैं उसी की वजह से क्या होता है, सरफेस के अंदर जो है फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इरेगुलरिटीज़ और रफनेस ऑफ द सरफेस। तो आपने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स आपने पढ़ा है, द फोर्स which oppose the motion between two object in contact is called frictional force। फिर आपने पढ़ा है cause of friction क्या है। cause of friction है, cause of friction is the roughness of the surface। surface की roughness जो है वो ही उसका cause है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो मेजर फैक्टर जो है वो हमारा यही है जो अभी हमने पढ़ा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर व्हेन द रफर सरफेस आर इन्वॉल्व। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही जो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होता जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फर्स्ट जो फैक्टर है वो है रफनेस ऑफ द सरफेस। जितना ज़्यादा रफ है उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है, जितना कम रफ है उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। यहाँ पे डू यू नो में भी दिया हुआ है यहाँ पे कि व्हेन वन सरफेस इज प्लेस्ड ओवर द अदर सरफेस द हम
ऑफ देयर मॉलिक्यूल। अभी हमने आपको दिखाए थे हम्प बने हुए थे, जो अप बने हुए थे उनको हम हम्प कहते हैं, जैसे कैमल का हम्प होता है ऊपर की साइड में। तो हम्प ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेस अगेंस्ट ईच अदर एंड गेट इंटरलॉक्ड and their pressure values at the point of the contact are therefore high. This result in small joint being formed that due to the strong intermolecular force between the molecule of the surface, these joints have to be broken apart before one surface can slide over the other. तो एक दूसरे के अंदर जो उनके बीच में फिक्स हो जाते हैं अप एंड डाउन्स, उसकी वजह से उनके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है। तो अगर हम उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तभी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव कर सकता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर फर्स्ट हो गया हमारा रफनेस ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसके लिए एक्टिविटी दी हुई है। ये देखो, ये एक एक्टिविटी है, ये यहाँ पर इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ये इन्होंने एक वुडन का ब्लॉक ले रखा है, वुडन के ब्लॉक को हमने ये हुक की सहायता से स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच कर दिया और हम यहाँ पर इसको पुल करेंगे। जब हम पुल करेंगे तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये यहाँ पर यूनिट्स के अंदर जो है फोर्स दिखाता है कि जब हम इसको पुश करेंगे, पुल करेंगे तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा जिससे हमें इसको खींचना पड़ेगा। तो वो जो फोर्स है वो यहाँ पर दिखाई देगा कितना लगा है। मान लीजिए जैसे ये 1 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 1.5 लगा है। अब इस जो वुडन ब्लॉक है इसके ऊपर इन्होंने एक ब्लॉक और रख दिया, या इन्होंने यहाँ पे एक हैवी बुक रख दी। अगर इसके ऊपर हैवी बुक रख देंगे तो क्या होगा, जो यहाँ से अब हम फोर्स लगाएंगे वो बढ़ जाएगा, वो फोर्स बढ़ जाएगा, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो जो ये फोर्स है ये भी उसके ऊपर जो कितना वेट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो फोर्स है, जो हम इसको ऑब्जेक्ट को खींच रही है, तो हमारा अप्लाइड फोर्स है, और जो ये अपोजिट जा रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जो ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। यानी कि अब हमारा अगर वेट ज़्यादा होगा बुक का तो हमें अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्यों अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो मैं दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ। देखो, अभी हमने एक वुडन ब्लॉक लिया है यहाँ पर, और हम फ्रिक्शनल फोर्स जब अप्लाई करें यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 यूनिट तक मूव किया है, हमने अप्लाइड फोर्स लिया क्योंकि उतना फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लग रहा है। मगर इसी वुडन ब्लॉक का हम वेट बढ़ा देते हैं, या इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देते हैं या बुक रख देते हैं, तो हमें यहाँ से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स क्यों ज़्यादा लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में वो भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जब हम वेट बढ़ा रहे हैं तो हमारा फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो इट मीन्स क्या, इससे हमारे को क्लियर हो रहा है, इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वेट पर भी डिपेंड कर रहा है। जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारा वेट पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि हम यहाँ से अप्लाइड फोर्स कितना लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है। तो फोर्स प्रेसिंग द 2 सरफेस टुगेदर, इन दोनों का जो आपस का फोर्स है वो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ दस सीम टू डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या वेट। बॉडी का वेट अगर ज़्यादा है, बॉडी का वेट को हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी लिख रहे हैं क्योंकि हमने उतने ही फोर्स से अप्लाइड फोर्स लगाया है। तो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और द वेट प्रेसिंग द 2 सरफेस टुगेदर। सो वी कैन नाउ से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, पहला था हमारा द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और सेकेंड है हमारा फोर्स प्रेसिंग द 2 सरफेस टुगेदर। तो हमारे को यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। व्हाट इज़ फ्रिक्शन, वो आपने पढ़ा है, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अपोज द मोशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। सेकेंड आपने पढ़ा है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? रफनेस ऑफ द सर्फेस, अप डाउन्स ऑफ द सर्फेस, इंटरलॉकिंग ऑफ द रफ सर्फेस, दीज आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन के अंदर ये 2 चीज़ें आ गई हमारी, नेचर ऑफ द सर्फेस एंड फोर्स प्रेसिंग the 2 surface together. But it is interesting to note that the frictional force depend between the 2 surface does not vary. पीछे 2 surface के बाद does not है, does not vary with their apparent area, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है।
ऑब्जेक्ट कितना एरिया जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंड द स्पीड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू।